नमस्कार दोस्तों। बिहार में कभी लगता है कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे, उनके पलटने की सारी संभावनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कुछ तो बिहार में ऐसा हो जाता है कि लगने लगता है कि गुरु कहीं तो गड़बड़ है। महाराष्ट्र में संजय राउत ने ये बात कह दी है कि अजीत पवार को इसलिए लगाया गया है ताकि शरद पवार के सांसदों को तोड़ करके वो अपने साथ लेकर के आए। इधर शरद पवार भी आरएसएस की तारीफ करने लगे हैं और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार अगर छोड़ करके जाएं तो बैलेंस बना रहे। क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। केपी मलिक सर, आपके ट्वीट से तो ये तय है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के संकेत तो बहुत पहले आ चुके हैं। जब नीतीश कुमार दिल्ली आए और दिल्ली में किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई तो ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर हम आज तक देखें जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जो जिस पे मैंने ट्वीट किया है, वो घटना ये है कि कल ईडी के छापे बिहार में लगे हैं। जी। उन ईडी के छापों का इस समय लगना, एक विशेष टाइम चुनने का क्या कारण है? क्योंकि कारण ये है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार और लालू यादव के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर बचना है, उसके दमन चक्र से बचना है, तो सबको एक होना पड़ेगा। हाँ। उसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपतिनाथ पारस हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, सब एक साथ मिलकर एक गठबंधन और एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे जो नीतीश और लालू दोनों के करीबी हैं, आलोक मेहता। वो आरजेडी के विधायक हैं और मंत्री भी पहले रहे हैं, और नीतीश के भी वो इतने ही करीबी हैं। और इस तरह का था कि पारस, पशुपति पारस के निवास पर मकर संक्रांति के दिन दही चूड़े की दावत में नीतीश और लालू सबको आमंत्रित किया गया था इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की भनक लगी और उन्होंने कल ईडी को जो है ऑर्डर दे दिया कि जाइए सब मामले को संभालिए। तो ईडी तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है और वो उसी लेवल पे काम करती है। और इसको जिस प्रकार से मैंने लिखा भी है कि जो पुल बनाने का काम नीतीश कुमार और लालू के बीच में आलोक जी कर रहे थे, उस पुल को तोड़ने का काम ईडी कर रही है। हालांकि ये आपको भी पता है कि ईडी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब करेगी और बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि कोई इनके पास सबूत लाइए क्या, तो ईडी कह देगी हमारे पास कुछ नहीं है, तो ठीक है छोड़ दिया जाए। उसके तमाम उदाहरण आपके सामने है, चाहे झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन उनका हो, चाहे केजरीवाल का हो, चाहे संजय राउत का हो। ईडी से जो डर गया वो मर गया। जैसे डरे कई लोग, अजीत पवार हैं, मायावती जी डरी बैठी हैं बहुत पहले से, दूसरे तमाम लोग हैं, शिंदे डर गए थे। तो जो डर गए हैं वो भाजपा के पाले में है। और देखिए पहले तो भाजपा के एनडीए के सहयोगी दलों को ही डराने का काम ईडी कर रही थी, अब तो विपक्षी दलों को भी डराने लगी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि बिहार में उसके साथ बहुत मुश्किल से मामला बनेगा। और इसमें दूसरा जो मेन कारण है कि खाली बिहार ही नहीं है, यहाँ पे नीतीश कुमार के जाने से असर बिहार पे ही नहीं पड़ेगा, केंद्र में भी पड़ेगा। और दूसरा जो चिराग पासवान का मामला है, नीतीश कुमार अकेले नहीं जाएंगे, चिराग पासवान भी उनके साथ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे इस इतने बड़े टूट को संभालेगी? भारतीय जनता पार्टी उस चीज की रणनीति बना रही है और उसी का एक हिस्सा है ईडी की जो कल जो छापे पड़े हैं, वो उसी रणनीति का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का है। जी। तो स्थितियां साफ क्यों नहीं हो पा रही हैं? जब ये लगने लगता है कि नीतीश कुमार पलटेंगे तो अचानक से ऐसा लगता है कि अब इनके पलटने की संभावना खत्म हो गई है। नीतीश कुमार खुद सामने आकर कह देते हैं कि नहीं, हम तो एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन फिर बिहार में कुछ ऐसा हो जाता है कि दिखने लगता है कि नीतीश कुमार की विदाई तो तय है। तो ये स्थितियां क्लियर क्यों नहीं हो पा रही और क्या लग रहा है केपी मलिक सर, ये स्थितियां साफ कब होंगी? नीतीश कुमार तो लग रहा है ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। देखिए प्रज्ञा जी, ये सब समझने के लिए आपको पिछले साल में जाना पड़ेगा। पिछले साल 28 जनवरी को ही सारा खेला बिहार में हुआ था।
अच्छा। और इसी दौरान आपको पता है कि वहां मकर संक्रांति पे दही चूड़ा ही सब कमाल करता है, और दही चूड़े का समय आ गया है, मकर संक्रांति भी आ गई है। जी। तो आप देखिए कि 28 जनवरी को पिछले साल भी ईडी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और लोकसभा के चुनाव से पहले तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के सहयोग से बिहार में बनाए थे। जी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले भी ईडी इसी प्रकार की चीजें कर रही है, और नीतीश कुमार के, लालू यादव के जिस तरह के बयान हैं, उन पे आपको थोड़ा बारीकी से नजर डालनी पड़ेगी कि वो खाली नूरा कुश्ती या हल्की फुल्की टॉक इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जिस तरह से अग्रेसिव होके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का फुल्का किसी पत्रकार ने कुछ पूछ लिया तो उसको छोटा मोटा कोई बयान कोई नेता दे देता है, अन्यथा कोई एग्रेसिव होके बात कर रहा हो मीडिया से, उस तरह का हमें कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा, चाहे उसमें तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो। अब लालू यादव ने पिछले दिनों कहा था कि भाई नीतीश कुमार को भी थोड़ा झुकना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए और अपने घर में आए और गठजोड़ करें। उस तरह की चीजें भी लालू यादव ने कही हैं। हालांकि उसमें छोटा सा ये नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जहां हैं वहीं ठीक है, तो ये सब वो हल्के मन से कह रहे हैं। अगर उनको जाना होता तो वो लंबा कम से कम एक अपना बाइट देते। खाली ये कह देना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे लगता है कि टाल मटोल कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि इस सारे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है, और भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर ये लोग मिल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी बिहार में, और बिहार की मुश्किल के साथ केंद्र में भी खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसको कैसे साधा जाए, कैसे उन चीजों को किया जाए, उसी की रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। दूसरी और कहा चीज जा आप रहा है देख रहे हैं कि कि नीतीश कुमार जी, अगर एनडीए का साथ छोड़ करके जाते हैं तो केंद्र पे कोई असर ना पड़े, इसके लिए महाराष्ट्र से गेम प्लान हो रहा है। शरद पवार के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार अभी कुछ दिन पहले आरएसएस की तारीफ करते हुए भी पाए गए। देखिए प्रज्ञा, अगर आरएसएस की तारीफ वो कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे, आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। और आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ के आप कतई मत चलिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की तलवारें खिंची हुई हैं, जी वो जी। बाहर नहीं आ रही है खबरें, लेकिन तलवारें बहुत गहराई तक खिंची हुई हैं। बहुत कटु मामला चल रहा है, वो अभी आपके सामने नहीं आया है, हालांकि वो भी जल्दी आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 16 से 20 के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। अब कौन बनेंगे, क्या बनेंगे, इस पे तो लगातार नाम बदलते रहते हैं, कोई नाम ऐसे खुल के आया नहीं है, लेकिन मैं नीतीश लगातार कुमार कह रहा हूं कि अगर पाला छोड़कर जाते हैं तो भाजपा ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन क्या विपक्ष तैयार है नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पहले तो उन्होंने खुले मन से कहा कि अब नीतीश कुमार को भी बाहें फैलानी चाहिए, नीतीश कुमार को भी झुकना चाहिए, और अब कह रहे हैं कि राइट टर्न लेगा बिहार इस बार तेजस्वी सरकार। नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो है, लालू की जो पार्टी, वो अपनी तैयारी तो कर ही रही है। हाँ। अपने लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपने लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो अपने अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं। और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं और तेजस्वी यादव भी जानते हैं, लालू भी जानते हैं कि अगर उनको अकेले लड़ना पड़ेगा तो लालू की पार्टी को बहुत अधिक नुकसान होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप पिछली बार भी देखें, जिस प्रकार से कांग्रेस और लालू की पार्टी में सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें उनका कहना यह है कि कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें खराब करी हैं। तो मुझे तो ये भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी बहुत एग्रेसिव होकर इस बार चुनाव लड़ेंगे, और सीटों का बंटवारा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को कम दें। उसी के तहत एक बड़ी रैली 18 जनवरी को तेजस्वी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी पटना में होंगे 18 तारीख को। तो ये सारी चीजें जो घटनाएं हो रही हैं, 18 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और उसमें बिहार की राजनीति एक नया परिदृश्य हमें देखने को मिलेगा 18 जनवरी को, कि किस ओर बिहार की राजनीति जाती हुई दिखती है। देखिए बिहार में राजनीति में उठापटक तो चल रही है, लेकिन आप ये देखिए कि 28 जनवरी से पहले पहले वहां कई सारी उठापटक होंगी, और नीतीश कुमार, लालू यादव का जिसका भी जो निर्णय होगा, मुझे लगता है कि 28 जनवरी से पहले पहले हो जाएगा। नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का कोई भी कारण हमें समझ में नहीं आता है।
ये कोई भी अगर राजनीतिक विश्लेषक होगा या समझदार व्यक्ति होगा या सियासत को जानता होगा, वो समझता है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट पे खड़ी हुई है। उसके हर एक आदमी को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको हराने के लिए, उनको उद्धव ठाकरे को बनाने के लिए, उनको उद्धव ठाकरे बनाने के लिए शाम दाम दंड भेद की रणनीति कर रही है। तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि ये सारी चीजें जानते हुए वो चुपचाप बैठे रहे और कोई एक्शन ना ले। तो मुझे लगता है कि वो एक्शन लेंगे और वो इसी की प्लानिंग कर रहे हैं चुपचाप, और एकाएक घोषणा होगी और हम उसके बाद हम और आप फिर नया डिस्कशन करेंगे कि ये एकाएक कैसे हो गया, ये क्या हो गया। क्योंकि कोई भी चीज एकाएक नहीं होती, उसके पीछे लंबी प्लानिंग होती है। और हमें ये लगता है कि नीतीश कुमार कोई लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के तहत वो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं और एक साथ कोई घोषणा वो बड़ी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, आपको आज के अगर हम तारीख में देखें तो फिर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार का आना तेजस्वी के लिए फायदेमंद है, या फिर नीतीश कुमार के बिना भी तेजस्वी यादव एक मजबूत पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं आपको बिहार में? देखिए, बिहार में अगर आप देखें, तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे। अब वो पूर्ण बहुमत ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे, इसका तो दावा मैं नहीं करता, लेकिन तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे, सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस प्रकार दलित और पिछड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार और चिराग पासवान रहते हैं, तो पिछड़ा और दलित भारी मात्रा में तेजस्वी के साथ जाएगा। प्लस मुस्लिम वोट जब उसके साथ जाएगा तो बड़ा चंक आरजेडी के साथ जाता हुआ मुझे दिखता है, जिसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होता हुआ दिखाई देता है। और यही चीज नीतीश कुमार भी जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी पिछड़े और दलित का बड़ा वोटर उसके साथ जाता है, उसका अपना एक वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के वो उस वोट बैंक को खराब करें। तो इसलिए वो चुनाव से पहले जरूर निर्णय लेंगे। पिछले मैंने आपको कहा कि पिछली बार भी उन्होंने ये निर्णय इसीलिए लिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। जी। तो नीतीश कुमार अगर जाते हैं इंडिया छोड़ करके, तो नीतीश कुमार के अकेले जाने से तो केंद्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को भी नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ेगा, जबकि चंद्रबाबू नायडू की सारी इच्छाओं की पूर्ति नरेंद्र मोदी कर ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश और नायडू दोनों साथ में जाएंगे क्या, या फिर नीतीश के जाने से भी काम बन जाएगा? देखिए प्रज्ञा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो बंदरों की लड़ाई में, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो रहा है। यहाँ लड़ाई नीतीश कुमार और मोदी की है और उसका फायदा चंद्रबाबू नायडू ले रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अभी हजारों करोड़ की परियोजनाएं अपने उद्घाटन प्रधानमंत्री को बुला के कर लिया। कई सारे जो है चीजें, कई सारे जो भी उनको फायदे लेने थे केंद्र सरकार से, वो उन्होंने ले लिए। इस लड़ाई में फायदा उनको हो गया है, तो उनको अभी जाने की कोई जल्दी नहीं है। उनके स्टेट में उस चीज का कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनकी सेंट्रल में कोई दिलचस्पी है नहीं। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चंद्रबाबू नायडू आखिर तक कोशिश करेंगे कि वो केंद्र की सरकार से बार्गेनिंग करते रहें और अपने स्टेट में बड़े से बड़ी योजनाओं को वो ले लें। क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि आज आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और उनको केंद्र के सहयोग की बड़ी जरूरत है। तो वो इतनी जल्दी जाने वाले मुझे दिखते नहीं है। लेकिन अगर उनको लगेगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है, तो सबसे पहले पाला बदलने वाले चंद्रबाबू नायडू ही होंगे, क्योंकि यही चीज उनको दूसरी सरकार से करनी होगी। फिर वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएंगे और नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलेंगे वो। क्योंकि उनको ये लगेगा अगर कोई नई सरकार बनती है तो उनको तो योजनाएं चाहिए आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश वो शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, क्योंकि उनको स्टेट की राजनीति करनी है। केंद्र की राजनीति में कभी वो दिलचस्पी लेते हुए हमें दिखे नहीं है। जी। अच्छा, अभी तक तो अमित शाह ये कहते नजर आए, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि केंद्र तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पाले में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। ये वही जीतन राम मांझी है जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था। देखिए प्रज्ञा, ये जीतनराम मांझी भी जानते हैं, ये पशुपति पारस भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यूज एंड थ्रो की रणनीति चलती है। और चाहे वो मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो और चाहे नीतीश कुमार हो, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका यूज कर रही है। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी उनकी है और यूज करने के बाद उनको बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अलग चंक बनाना चाहते हैं।
मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा होता है कि लालू और नीतीश का समझौता नहीं होता है, तो नीतीश के साथ चिराग पासवान, मांझी और पशुपतिनाथ पारस एक साथ जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये भी देखना होगा कि चिराग पासवान भी इस बार अधिक से अधिक विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और पशुपति पारस है वो भी लगभग 250 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वोटों का, उनके वोटरों का बंटवारा हो जाएगा और इसका नुकसान होगा। तो इस नुकसान को बचाने के लिए कोशिश चल रही है नीतीश कुमार और उनके लोगों की कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को एक साथ लाया जाए और ये लाके एक अलग से एक गठबंधन इस प्रकार का बने कि जिसमें ये सारे लोग हों और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो अगर कहीं बाद में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लालू और नीतीश का नहीं बनता है, तो एक धड़ा ये जो होगा चिराग पासवान का और पशुपति पारस का और मांझी का, ये सारे लोग एक साथ जाके एक छोटा गठबंधन बना के भी बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति पे विचार कर रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। जी। तो सर अभी आज की तारीख में आपको बिहार कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भारी कौन है? देखिए प्रज्ञा, आज की डेट में तो हमें सबसे पहले इंतजार करना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह की रणनीति नीतीश कुमार और लालू की चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश का गठबंधन टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नीतीश कहीं न कहीं लालू यादव के साथ जाएँगे और वो एनडीए से बाहर होंगे, एक ये खबर है। और दूसरा, अगर ऐसा कहीं नहीं होता है, तो मुझे सबसे भारी भरकम और सबसे मजबूती और सबसे फायदेमंद जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनको जो भी है पाना ही है, खोना कुछ नहीं है। और उनके साथ कोई आए चाहे ना आए, वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे और इस बार कांग्रेस उनके साथ रहेगी। हालाँकि मांझी भी उनके साथ जा सकते हैं, ऐसी भी हमने कुछ खबरें सुनी तेजस्वी के हैं। साथ? और मांझी जी, तेजस्वी तेजस्वी के के साथ जा साथ सकते हैं? जा सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद वो भी जा सकते हैं। और पशुपति पारस तो लगभग तय ही है कि वो लालू के खेमे से चुनाव लड़ेंगे और अगर ये तेजस्वी नहीं 2-3 चाहते हैं कि छोटे, नीतीश कुमार उनके साथ आए? नहीं, इसीलिए देखिए तेजस्वी को ये भी पता है, अगर मैं एक दूसरा विश्लेषण करूं, कि तेजस्वी को ये भी पता है कि चाचा हमें रास्ते का कांटा हर बार बनते हैं। अगर चाचा निपट जाते हैं तो फिर हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजस्वी की सीधी लड़ाई हो, उसमें तेजस्वी 100% जीतते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी को नुकसान ही नीतीश कुमार की वजह से होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ना हो, तो फिर तेजस्वी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो तेजस्वी अगर सियासी या राजनीतिक तौर पे विचार करें, तो बड़ा नुकसान उनको नीतीश से होता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए जो है भारी मन से नीतीश कुमार के साथ समझौता करने के लिए राजी हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहते हैं सत्ता से। लेकिन उसके बावजूद अगर दोनों के नीतीश पास कुमार एक नहीं ही आते चारा है, हैं, सबका नीतीश कुमार सहारा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए चलिए बहुत इसीलिए मुझे लगता है, हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी अपनी कर रहे हैं और अगर ये लोग उनके साथ आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, नहीं तो बहुत अच्छी स्थिति में मुझे लग रहा है कि आरजेडी इस बार रहती हुई दिखाई दे रही है। जी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। तो बिहार में जो उठापटक, राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस पर हम लगातार बने हुए हैं। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।